तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने थर्ड लेक्चर में आए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। हम लोग अब पिछले जो 2 लेक्चर्स में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की थी, अब ये उसका थर्ड पार्ट है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट स्कीम जो है दैट इज वात्सल्य मातृ अमृत कोश योजना। वात्सल्य मातृ अमृत कोश योजना। मातृ अमृत कोश योजना। हम्म, ये देखिए स्टूडेंट्स। ओके है, ये वैसे तो जून 2017 में आई थी, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो इसीलिए वात्सल्य मातृ अमृत कोश योजना। इट इज नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक एंड लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा केसेस में, बहुत ज्यादा मतलब जो काफी केसेस में ऐसी महिलाएं होती हैं विच कैनॉट प्रोड्यूस इनफ ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, दैट इज बेबी फीडिंग। तो इसीलिए ऐसी महिलाओं के लिए ये स्पेशली ये स्कीम वगैरह लाई गई है, जिससे हमारे देश में जिन मतलब माताओं में ये एक्सेस में ये ब्रेस्ट मिल्क माया जाता है, तो उनको एनकरेज किया जा सके मिल्क डोनेशन के लिए। जैसे कि हमने ब्लड डोनेशन देखा है, इट इज नाउ टाइम फॉर मिल्क डोनेशन। ओके, तो ये देखिए, श्री सी के मिश्रा, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनॉग्रेटेड द वात्सल्य मातृ अमृत कोश योजना, अ नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक एंड लैक्टेशन सेंटर एट लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये किधर है? ऑफ कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, इट विल हैव, सी ये देखिए, द health secretary further added that it is envisaged that with this donor human milk bank, all newborns in and around Delhi will have access to life saving human milk regardless of the circumstances of their birth. Okay, इसमें मिस्टर नील्स रैगनार कैम्सवैग, जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द ओकेजन। वात्सल्य मातृ अमृत कोश योजना इज established with collaboration with the Norwegian government, Oslo University and Norway India Partnership Initiative. ओके, ये देखिए, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या बोला? द पार्टिसिपेंट्स दैट द अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज ओनली 40%, इवन व्हेन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैज इंक्रीज टू 78.9। ठीक है, तो हमारे देश में मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क जो डोनेशन वगैरह है, इसे और इंप्रूव करने की जरूरत है, जबकि ऑलरेडी हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी क्या हॉस्पिटल्स में बेबीज का जो डिलीवरी है, ये ऑलमोस्ट 80% तक, 79-80% तक पहुंच चुका है। इन दिस व्यू वी हैव लॉन्च्ड मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन मां प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एज बीइंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनहांसिंग द चाइल्ड्स इम्यूनिटी। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो अमृत कोश योजना है, वात्सल्य जो अमृत कोश योजना है, इट इज रिलेटेड टू लैक्टेटिंग मदर्स ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट स्कीम वैभव स्कीम। मैं आपसे बार बार यही जिक्र करूंगा कि आप लोग प्लीज ये सबके अच्छे से प्रॉपर रिटन नोट्स वगैरह बनाइए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम अनाउंस टू कनेक्ट इंडियन स्टेम डायस्पोरा विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म देखिए, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम
to be implemented through Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. तो इसमें क्या होगा, फेलोशिप यानी पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह ये सब दिए जाएंगे किनको, साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ताकि वो भारत में आके रिसर्च कर सकें, हु आर एंगेज्ड इन रिसर्च एक्टिविटीज इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। 75 सिलेक्ट फेलोशिप्स दी जाएंगी, would be invited to work in 18 identified verticals including quantum technology, health, pharma, electronics, agriculture, energy, computer sciences, material sciences, among others. Okay, Government of India has taken numerous measures to boost science research and innovation. Science is at its core of our efforts towards socio-economic transformations. All right, ठीक है। तो यानी वैभव स्कीम क्या है, इंडियन ओरिजिन के जो भी साइंटिस्ट हैं उनको स्वदेश बुला के उनको पीएचडी प्रोग्राम्स में हेल्प करना, ताकि हमारे देश का भी नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो जाए। ओके, फिर इसके अलावा विश्वकर्मा स्कीम, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए ये मिनिस्ट्री और कुछ केसेस में डिपार्टमेंट याद होना अपने को जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस बन जाते हैं। ओके, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पीएम विश्वकर्मा योजना सपोर्ट्स आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 17/9/2023 को ये विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। यानी जो हमारे देश के जो घरेलू कारीगर हैं, जो बेसिक टूल से कारीगरी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। ओके, these traditional artisans and crafts people are referred to as Vishwakarmas and engaged in occupations such as blacksmiths, goldsmiths, pottery, carpenters, sculptors, etc. ओके, तो इसमें कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स इसमें कवर्ड हैं, देखते हैं जरा। देखिए कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, आर्मरर यानी कोई हथियार वगैरह बनाने वाला, ठीक है, ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ ताले बनाने वाला, गोल्डस्मिथ सोनार, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर पत्थर तोड़ने वाला, कॉबलर शू मेकर, मेसन यानी क्या घर बनाने वाला मिस्त्री, फिर बाद में बास्केट ब्रूम वगैरह बनाने वाले, डॉल मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर एक्सेट्रा। ये बात सबको समझ में है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, ऐसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे जिससे ऐसे लोगों का स्किल वगैरह कंसीडर किया जा सके। ऑलराइट, फिर इसके अलावा और क्या, स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 5 to 7 days मिलेगी एंड एडवांस ट्रेनिंग ऑफ 15 days और मोर विद अ स्टाइपेंड ऑफ 500 पर डे। ओके, टूल किट इंसेंटिव, a toolkit incentive of up to 15,000 through e-vouchers at the start of basic level skill training। फिर इसके अलावा क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा, कैसे, कोलैटरल फी वगैरह दी जाएगी, एंटरप्राइज लोन्स अप टू 3 लाख दिए जाएंगे इन 2 ट्रांचेस। ट्रांचेस का मतलब 2 बड़े बड़े मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 1 लाख और फिर बाद में 2 लाख दिए जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 18 months एंड देन 30 months respectively at concessional rate of 5% with the government of India subvention to the extent of 8%। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका 8% सब्सिडी आगे से दे रहा है। बेनिफिशियरीज those who have completed basic training will be eligible to avail the first tranche of credit support of up to 1 lakh। second loan tranche कब मिलेगा, there will be available to beneficiaries who have availed the first tranche। first tranche लेने के बाद ही, उसकी भरपाई होने के बाद ही आप लोग ये सब कर पाएंगे। स्टैंडर्ड लोन अकाउंट एंड हैव अडॉप्टेड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ओके, इससे फिर बाद में ये देखिए मार्केटिंग सपोर्ट भी करवाया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में इस तरीके से अलग अलग मतलब स्टेट्स में ये सब चीजें दी गई हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने एप्लीकेशंस आए, 3796, अरुणाचल में इतने, असम में 6915,
ठीक है, कर्नाटका में 15,000, ठीक है। तो यानी याद रखना कर्नाटका में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू विश्वकर्मा स्कीम, ये शायद आपको एग्जाम में आ सकता है। ऑलराइट, फिर एक है युवा स्कीम। ये देखिए साल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर पीएम युवा स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री मेंटोरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, ठीक है, फॉर यंग राइटर्स अप टू द एज ऑफ 30। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम आर, फर्स्ट, a contest was organized to select 75 young authors. The theme of the contest was National Movement of India with Unsung Heroes, role of the unknown places in freedom movement, etc. The contestants were asked to submit a manuscript of 5,000 words to judge their suitability to develop as a proper book under this mentorship scheme. ठीक है, proposals were invited in all 22 scheduled languages and English. The selection was made on the criteria by National Book Trust. और फिर बाद में results were announced on 25/12/2021, अटल बिहारी जी के बर्थडे के दिन। फिर बाद में mentors have been assigned to guide and develop the selected proposals into full-fledged books. A consolidated scholarship of 50,000 per month for a period of 6 months per author is to be paid under the mentorship scheme. 10% royalty to be paid by NBT on application on publication and sale of books. तो पीएम युवा स्कीम क्या है, नव युवा ऑथर्स को एनकरेजमेंट देने के लिए ये स्कीम है। टू एंश्योर द एक्सचेंज ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर इन ऑर्डर टू प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, ठीक है, ये जो थीम है इसको प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्कीम लिखिए, प्रधानमंत्री मानधन। किसान मानधन, सॉरी, ओके। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत हम ये देख रहे हैं कि 17 मार्च 2021 के आसपास ये छपा था, ये स्कीम पब्लिश हुआ था इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसमें क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय वे ऑफ पेंशन एज दे हैव मिनिमल और नो सेविंग्स, ओके, to sustain their livelihood during their old age and to support them in the event of consequent loss of livelihood। मतलब ऐसे भी बहुत ज्यादा किसानों, मतलब जो बहुत ज्यादा न्यूनतम उनकी बहुत मिनिमल उनकी ये लैंड होल्डिंग है, 1 या 2 बीघा जमीन वाले, जिनके पास अगर उनको अगर कुछ नहीं मिले, उनकी अगर कुछ सेविंग्स ना होवे, तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या, उनके भूखे मरने के दिन आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया है, किसान मानधन योजना, ठीक है। अंडर दिस स्कीम अब मिक्स of minimum fixed pension of 3,000 per month will be provided to small and marginal farmers subject to certain exclusion clauses on the age of 60 years। 60 साल के बाद जब कोई लोग रिटायर हो जाएं तो इनको क्या दिया जाए, 3,000 रुपया प्रति महीना उनको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा द स्कीम इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम विद entry age of 18 to 40 years। The beneficiary will be required to contribute 100 rupees per month at a median age of 29 years। The central government shall also contribute to pension fund as an equal amount, okay। The scheme was implemented in 2019 and since the maximum age for enrollment limit is 40 years and minimum fixed pension is 3,000 will be due once enrolled farmers attain age of 60। Hence
benefits of the scheme shall only be available after a minimum period of 20 years. तो हमारे देश में आपको कम से कम ये मैक्स टू मैक्स आपको 40 इयर्स पे आपको ये उसके अंदर अंदर आपको ले लेनी है, और 20 इयर्स के बाद जब आप रिटायर हो जाएं तो आपको 3000 रुपया प्रति महीना आपको मिलेगा बुढ़ापे में जब लोग रिटायर हो जाएं। तो अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो ये देखिए, इनको जो बेनिफिशियरी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की हमारे देश में क्या कंडीशन है, कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग शुड बी अप टू 2 हेक्टेयर्स ओनली, ओके। दे शुड नॉट हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो श्रम योगी जो कारीगर वगैरह हैं वो लोग रिटायर हो जाएं तो उनको भी 3000 वाली स्कीम थी पहले, तो उसमें उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है वो लोग श्रम योगी में भी फायदा उठाएं और किसान वाले में भी, मानधन योजना में भी फायदा उठाएं, तो ये नहीं चलेगा। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं चल सकता क्योंकि इतने सरकार इतना पैसा मुहैया नहीं करा सकती, ओके। और नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर संभालती है उसमें भी एनरोल्ड नहीं होने चाहिए, ओके। और हायर इकोनॉमिक कैटेगरी के फार्मर्स नहीं चलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। और जो बेनिफिशियरी क्राइटेरिया है वो लोग कितना कर सकते हैं, 55 से लेकर 200 रुपया डिपेंडिंग अपॉन द एज, यानी अगर बहुत ही 20, 22, 25 साल की उम्र में उसने अगर एनरोल किया होगा तो सिर्फ 55 रुपया, अगर 40 या 38 या 39 की उम्र में अगर एनरोल किया तो 200 रुपया उसको पे करना पड़ेगा हर महीना। और इसका फंड मैनेजर कौन होगा, LIC। नेक्स्ट स्कीम, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम। तो ये देखिए, तो हमारे देश में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब मिशन। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब मिशन, एक छोटी स्कीम है अंडर द बिगर मिशन विच इज कॉल्ड एज परंपरागत कृषि विकास योजना, जो किसके अंडर आती है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो BPKP जो है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना, ये किसके ऊपर फोकस करती है, एट प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस, जो पुराने जमानात की जो मतलब घरेलू और स्वदेशी हैं, जो हमारी परंपरागत है, जो हमारे पूर्वजों की है, उन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, विच गिव फ्रीडम टू फार्मर्स फ्रॉम एक्सटर्नली परचेज्ड इनपुट्स। It focuses on farm biomass recycling with major stress on biomass mulching, ठीक है, use of cow dung urine formulations and exclusion of all synthetic and chemical inputs either directly or indirectly, okay. The scheme has a total outlay, of 4645 crores for a period of 6 years। कहां से कहां तक, 2019-20 से लेकर 24-25 तक, एंड इंप्लीमेंटेड ऑन डिमांड ड्रिवन बेसिस फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम गाइडलाइंस, ओके। अंडर BPKP फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 12,200 प्रति हेक्टेयर फॉर 3 साल, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग, मतलब ये सब ट्रेनिंग वगैरह की जाएगी। टोटल कितना विजन है हमारा, 12 लाख हेक्टेयर इन 600 मेजर ब्लॉक्स ऑफ 2000 हेक्टेयर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। द स्कीम इज कंप्लायंट टू PGS इंडिया सर्टिफिकेशन अंडर PGS प्रोग्राम, ठीक है। देखते हैं पहले PGS प्रोग्राम क्या है। 8 स्टेट्स, आंध्रा, छत्तीसगढ़, केरला, हिमाचल, मध्य, ओडिशा, तमिल और झारखंड यहाँ पर ऑप्ट किया है इन्होंने। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, इट एम्स एट इंप्रूविंग द फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फूड एंड रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड फार्मलैंड इकोसिस्टम एज वेल एज जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट।
जरा देखते हैं ये पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं जरा पीजीएस इंडिया। ये देखिए, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, ठीक है। ये देखिए, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। धीरे धीरे ये वीडियो पॉज वगैरह कीजिए और फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। सिर्फ वीडियो देखने का एग्जाम नहीं है, पूरा नोट्स बनाएंगे तो ही आपका रिवीजन होगा, तभी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए, पीजीएस इंडिया जो है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको शायद पढ़ने को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि इसका फॉन्ट साइज छोटा है। हाँ, ये देखिए, नाउ इट इज ओके। पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, ये क्या है? इट इज अ क्वालिटी अश्योरेंस इनिशिएटिव दैट इज लोकली रेलेवेंट, emphasize the participation of stakeholders including producers and consumers and operate outside the frame of the third party certification. ओके, यानी एक टाइप का ये सर्टिफिकेशन स्कीम है कि क्वालिटी अश्योर करने के लिए। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? पीजीएस इंडिया किसके ऊपर फोकस करेगा? पार्टिसिपेटरी अप्रोच, शेयर्ड विजन, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ठीक है, पार्टिसिपेशन। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द पीजीएस, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम वर्क्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इत्यादि। देखो, ऐसे मतलब क्या, पंचायत वगैरह सब बैठती है और फिर सब लोग को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करवाए जाते हैं। ओके, ये देखिए, ऐसे मतलब ये सब पीपीटी वगैरह सब करके प्रोजेक्टर पे सब चीजें बताई जाती हैं। कलेक्टिव विजन, ठीक है, ये सब चीज आप बेसिक पॉज करके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं फटाफट प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, ठीक है। बहुत बच्चे सिर्फ कोई ना कोई बाजार से बिकाऊ कोई साधारण कोई मैगजीन पढ़ के मतलब चले जाते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। प्रॉपर आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे, आलसीगिरी करके मतलब नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म इसमें बायोमास मल्चिंग, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। हम्म तो क्या है ये पीजीएस? तो क्या है ये पीजीएस? इट इज अ प्रोसेस, it is a process of certifying organic products which ensures their production takes place in accordance to laid down quality standards. The certification is in the form of a documented logo or a statement. Okay, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब बनाया है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में सब इन्होंने काम किया है। इसके बारे में आप लोग नेट पे थोड़ा छोटा आप लोग नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है। इतना टाइम नहीं है एक एक स्कीम को मैं डिस्कस करते बैठूं, एक एक इनिशिएटिव को। मैं आपको मैक्रो ऊपर ऊपर का पिक्चर पढ़ा रहा हूं, एकदम डेप्थ में जाने को अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें और भी टॉपिक्स वगैरह कवर करने हैं। आपके पास टाइम है, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप और भी मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए प्लीज, ठीक है। फिर हाँ, बायोमास मल्चिंग, एक कॉन्सेप्ट देखा हमने, बायोमास मल्चिंग। ये बायोमास मल्चिंग है क्या? ये देखिए, बायोमास, ये देखिए, पैडी, पैडी यानी क्या? राइस। राइस का रेजिड्यू मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एज मशीन्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड ये ग्रेन्स। तो प्रोसेस क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट रेजिड्यू, यानी जो वो कचरा जो होता है राइस का, फिर बाद में हार्वेस्ट वगैरह करने के बाद उसको फैला दिया जाता है ऑन द सॉइल सरफेस टू रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्चिंग, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ मल्चेस कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मल्चेस, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉ, हे, कॉर्न स्टॉक, वुड चिप्स, बार्क्स। फिर फाइबर मल्चेस, केमिकल मल्चेस, यानी बेसिकली सॉइल में नमी
को नहीं मतलब खराब होने देने वाला ये तरीका है, नेचुरल तरीका। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, आप ऊपर छोटा सा नोट्स बनाइए। देखिए दिखता कैसे, ये देखिए हार्वेस्टिंग के बाद जो कचरा होता है उसको ऐसे लोड कर दिया जाता है ताकि सॉइल की नमी बरकरार रहे। ऑलराइट, ये देखिए दिख रहा है सब लोग को? ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। चेक चेक। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो ये प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या है? देखिए जुलाई 2022 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पॉप स्कीम अंडर ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन वाला, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाला, सॉरी, ठीक है, ई नाम, जिससे मतलब क्या ऑनलाइन ये सब की ये बोली वगैरह लगाई जा सकती है फसलों की। ओके, ओवर 37 करोड़ इक्विटी ग्रांट रिलीज टू ओवर 1018 एफपीओ। ओके, देखते हैं जरा। तो एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या लॉन्च किया था? प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम स्कीम। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला कि हमने 37 करोड़ रुपया का कितना दिया? इक्विटी ग्रांट दिया है टू 1018 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, दैट विल बेनिफिट अबाउट 3.5 लाख फार्मर्स। ओके, अब ये स्कीम आने की वजह से फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा टू सेल द प्रोड्यूस आउटसाइड देयर स्टेट बॉर्डर्स। ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया ही एक मार्केट, कॉमन मार्केट बन जाएगा। दिस विल इंक्रीज फार्मर्स डिजिटल एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स, बायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस transactions with the aim of improving price search mechanism and quality commensurate price realization। ठीक है, यानी जो एक्चुअल मार्केट की मतलब जो रेट्स हैं वही मतलब क्या लोगों को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या? 41 सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर कवर्ड अंडर पीओपी फैसिलिटेशन वेरियस वैल्यू चेन सर्विसेज लाइक ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक्स और वेयर हाउसिंग, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और ये मार्केट इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब दिया जाएगा। ओके, ये चीज है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स the existing agriculture produce marketing committees mandis to create a unified national market for agricultural commodities। ठीक है, तो ई नाम क्या करेगा? हमारे देश में जितने भी एपीएमसी हैं वो सभी के सभी को
मर्ज कर देगा इनटू वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर बाद में ये देखिए ई नाम जो है उसको कंप्लीटली फंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने and is implemented by small farmers agribusiness consortium SFAC under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Okay, ये है। फिर देखिए it aims to promote uniformity in agriculture marketing by streamlining of procedures across the integrated markets, removing information asymmetry between buyers and sellers and promoting real time price discovery based upon actual demand and supply, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इससे प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी, यानी बेसिकली पूरे देश में जितने भी एपीएमसी है हर एक को उधर जाके फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब लोग को सारे मतलब क्या रेट्स वगैरह पता चल जाएंगे, तो जो डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई की जाएगी और इसी के हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। टू इंटीग्रेट मार्केट्स फर्स्ट एट द लेवल ऑफ स्टेट्स, फिर बाद में स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी सबके सब मार्केटिंग और ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होगी फॉर फार्मर्स एंड सेलर्स। फिर बाद में टू एस्टैब्लिश क्वालिटी असेइंग सिस्टम्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, असेइंग का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, टू प्रमोट स्टेबल प्राइसेस, ये सब चीज। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रणाम स्कीम, नहीं ये नहीं है, अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, हम्म 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 हाँ, तो ये देखिए 6 दिसंबर 2023 में क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 59 फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023। तो इसमें इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ट्विन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई, सपोर्टिंग 14 करोड़ फार्मिंग फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग टाइमली फर्टिलाइजर्स, प्लस और क्या होगा, हाँ, जिससे क्या एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज और इमर्जिंग ये एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन फर्टिलाइजर सेक्टर बाय प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ग्लोबल मार्केट, मतलब हमारे देश में भी सिस्टम्स को सपोर्ट करना और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एक्सपोर्ट करना है। During the past 2-3 years, the government of India has absorbed the impact of high global commodity prices and ensured the availability of fertilizers at stable MRP. This has resulted in stable fertilizer consumption and record agricultural output in these years as compared to degrowth in consumption globally. Under PM Pranam scheme, a mass movement has started to save the health of Mother Earth by promoting sustainable and balanced use of fertilizers. तो Pranam scheme क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को एकदम मॉडरेशन में यूज करना है जिससे हम लोग मदर अर्थ को बचा सकें, अडॉप्टिंग अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू इंट्रोड्यूस नैनो फर्टिलाइजर सच एज नैनो डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट एंड नैनो यूरिया थ्रू द इंडियन रिसर्च इकोसिस्टम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये किसके लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है, विल मेक ड्रोन स्प्रेइंग सर्विसेज एक्सेसिबल टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ड्रोन दीदी, ड्रोन के जरिए, ठीक है, फसलों के ऊपर फर्टिलाइजर वगैरह छिड़के जावे, तो ये स्कीम है ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। ये बस एक बेसिक रफ आइडिया याद रखना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने है सेटअप 2 लाख मॉडल रिटेल आउटलेट्स सच एज नोन एज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जहां पर
वन स्टॉप शॉप मिलेंगे सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ओके। हाँ ये देखिए, डॉक्टर मांडविया ने बोला पीएम प्रणाम स्कीम इनिशिएटिव अ मास मूवमेंट हैज स्टार्टेड टू सेव द हेल्थ ऑफ मदर अर्थ बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, adopting alternate fertilizers, promoting agriculture organic farming and implementing resource conservation technologies। ओके ठीक है। उन्होंने अच्छा फिर दो, अच्छा ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। ये देखिए, हाँ फिर ये देखिए जो ये फिर ये जो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, उन्होंने 3 टाइप के पब्लिकेशन भी इशू किए। बाय द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर आल्सो लॉन्च्ड द फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मिक्स कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ सुन लीजिए, ये प्रणाम स्कीम के तहत हम क्या देख रहे हैं, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स। द स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट, स्कीम को कोई भी सेपरेट बजट नहीं होगा और एग्जिस्टिंग जो फर्टिलाइजर मतलब जो सब्सिडीज हैं उसी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी। ठीक है, जो भी सब्सिडी में 50% से ज्यादा जो सेविंग्स वगैरह होंगी उनको ग्रांट के तरीके से स्टेट्स को दे दिया जाएगा। अंडर दिस ग्रांट 70% ऑफ द ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर एसेट क्रिएशन। बराबर, तो 70% जो भी ग्रांट मिलेगा, ठीक है, तो उसको मतलब एज एसेट क्रिएशन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कोई डैम वगैरह, नदी नाला ऐसा कुछ बना देना, ऐसा सब चीजें। और फिर बाद में रिमेनिंग 30% ऑफ द ग्रांट मनी कैन बी यूज्ड फॉर रिवॉर्डिंग एंड एनकरेजिंग फार्मर्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्कीम लिखिए, DLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये देखिए, हमारे देश में 16 दिसंबर 2022 प्रमोशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है और हाल फिलहाल में 76,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। ओके, तो इसमें मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग मेंस में देखेंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं वो सब क्या है, सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक ये है मेंटोरशिप देख रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग साइंस एंड टेक में देखेंगे आगे चल के। द स्कीम एक्सटेंड्स टू फिस्कल सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन पैरी पैसू बेसिस, मतलब आधा, मतलब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला सिस्टम। फिर मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें TFT, LCD और एमोलेड डिस्प्ले, ये सब पैनल्स वगैरह मोबाइल और टीवी वगैरह के लिए लाए जाएंगे। इसमें भी 50% कॉस्ट जो है फैब्रिकेशन का वो कौन, भारत सरकार देगी। मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक सेंसर्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, और ये सब चीजें सरकार भी मुहैया कराएगी, ओसैट फैसिलिटीज वगैरह। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन, तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिपसेट्स, एसओसीज, ये IP कोर्स, ये सब चीज के लिए। ठीक है, 50% इसमें भी 15 करोड़ तक पर एप्लीकेशन इसमें दिए जाएंगे। डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स 6 to 4% ऑफ नेट सेल्स ओवर 5 years, सब देखा जाएगा, चलता रहता है सब चीज। इन एडिशन अबाउट स्कीम्स, गवर्नमेंट हैज आल्सो अप्रूव्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली एज अ ब्राउनफील्ड फैब। ब्राउनफील्ड का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पहले कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको और इंप्रूव किया गया। ग्रीनफील्ड यानी कंप्लीटली नए जमीन पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि करंटली फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर हैविंग R&D फैसिलिटीज फॉर सेमीकंडक्टर्स। कौन कौन सी, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली, गैलियम आर्सेनाइड एनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर हैदराबाद,
सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च सितार बेंगलुरु, ठीक है। फिर इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम एनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर फॉर हाई पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स IISc बैंगलोर, ओके, ये चीज है। फिर इसके अलावा देखते हैं सीडैक और ARM तो बहुत बड़ा मतलब ये विदेशी कंपनी है आर्म चिप प्रोसेसर्स वगैरह बनाने वाली। तो देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, ठीक है, जो ARM कंपनी जो है विदेशों की, अमेरिका की, तो उसके साथ टाई अप कर रहे हैं। गांधीनगर में ये लोग अपना ये प्लांट लगाने वाले हैं टू सपोर्ट द अंडर द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड फर्दर एनेबल द सेमीकंडक्टर मार्केट ग्रोथ इन इंडिया। एज पार्ट ऑफ दिस अनाउंसमेंट ARM, ये तो ARM मतलब क्या, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनका। फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप प्रोग्राम विच गिव्स 0% लाइसेंस फी टू एक्सेस ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ वेरीफाइड आर्म IP टूल्स एंड ट्रेनिंग। मतलब क्या, 0% किसी भी रॉयल्टी पे किए बिना ही नए नए स्टार्टअप्स ARM का अलग अलग डिजाइन फैसिलिटीज इस्तेमाल कर पाएंगे नए नए सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, ओके, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये देखिए अंडर दिस कोलैबोरेशन सीडैक और ARM क्या करेंगे, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करेंगे। स्टार्टअप्स सिलेक्टेड अंडर DLI विद क्वालिफाई फॉर ARM फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम। ARM will provide the startups with access to processor and system IPs, reference designs, GPUs, ISP and AI accelerator IPs and software development tools. ARM will provide access to thousands of artisan physical IP products supporting multiple foundries and process nodes for physical design and implementation. The DLI scheme aims to offer financial incentives as well as design infrastructure support various stages of development, okay, for integrated circuits, chipsets, system on chips, systems and IP cores and system semiconductor link designs over a period of 5 years के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये सब DLI रोड शोज वगैरह भी किए जाएंगे, मतलब ये सब प्रमोशन इवेंट्स वगैरह किए जाएंगे। 7 स्टार्टअप्स को DLI स्कीम के अंडर चिप मेकिंग के लिए ऊपर ये बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा स्कीम ये देखिए चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जो है ये मेटी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने ये लेके आए हैं, ठीक है। C2S स्कीम, चिप्स टू स्टार्टअप स्कीम। तो चिप्स टू स्टार्टअप स्कीम प्रोग्राम जो है इट एम्स एट ट्रेनिंग 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स टू वर्क इन very large scale integration VLSI and embedded system design as well as result in development of 175 ASICs। मतलब क्या, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब ये सब स्टार्टअप्स के लिए मतलब काम करेंगे जो ये सब चीजों में सेमीकंडक्टर बनाने में और डिजाइन वगैरह में बहुत ज्यादा आगे रहेंगे, ठीक है। 5 साल के लिए किया जाएगा ये सब चीज, ठीक है। और ये प्रोग्राम वुड बी इंप्लीमेंटेड एट 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग IITs, NIITs और ट्रिपल IITs, ठीक है, ये सब है। और इसमें जो नोडल एजेंसी रहेगी वो सीडैक ही होगी। हम्म फिर नेक्स्ट पर्पल रेवोल्यूशन स्कीम। ये देखिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये बोला है कि पर्पल रेवोल्यूशन इज अ जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूशन टू स्टार्टअप्स इंडिया, एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी इन 2016। तो अरोमा जो लैवेंडर वाला जो फ्लावर होता है ये पर्पल रंग का दिखता है,
तो इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है, तो परफ्यूम वगैरह में, एरोमेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। देखते हैं जरा ये दिखता कैसे है लैवेंडर। तो लोकली लैवेंडर को क्या बोला जाता है? कश्मीरी ऑयल, कॉमन नेम लैवेंडर स्पाइक, लैवेंडुला, बंदेरवाह जगह है जहां पर ये लैवेंडर को क्या बोला जाता है? छोटा कश्मीर, डोडा ब्रांड प्रोजेक्ट, लैवेंडर इन हिंदी, हिंदी लैवेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पता होगा कुछ। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लावर होता है। ये देखिए, ये फ्लावर्स कैसे रहते हैं? डोडा फार्मर्स, देखिए, ये देखिए ऐसी इनकी खेती होती है। ये देखिए ऐसे इनकी खेती होती है। ठीक है, तो ये अरोमा मिशन चालू किया है टू बूस्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लाइक लैवेंडर विच हैव एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये कश्मीर में ये बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसका लोकल नेम मेरे को इतना पता नहीं है, वो आप लोग ढूंढिए। ठीक है, तो लैवेंडर ऑयल सेल्स फॉर 10,000 रुपीज पर लीटर। ठीक है, और ये दिस इज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। ठीक है, अरोमा मिशन, तो ये अरोमा मिशन याद रखना किसके लिए है? ऐसी खास जड़ी बूटियां और एरोमेटिक ऐसे ये खेती के लिए। ठीक है, तो लैवेंडर वाटर विच सेपरेट्स फ्रॉम लैवेंडर ऑयल, इसको अगरबत्ती बनाने के लिए भी काम आता है, और हाइड्रोसोल भी आता है, जो फिर क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ फ्लावर्स टू मेक सोप्स एंड रूम फ्रेशनर्स। ठीक है, तो ये सब है। देखते हैं। ये देखिए, हाँ, तो यहां पर ये लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे, जरा इसकी डेट भी देख लें। नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है ये। ओके, 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 340 स्टार्टअप्स थे 2016 में, 1,15,000 हो गए 2023 में। ठीक है, और इसमें देखिए यही स्टार्टअप्स प्रोग्राम में एसेंड नाम के प्रोग्राम्स भी हैं, एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली जो स्टार्टअप के लिए जो चालू किया गया है वो कौन सा है? एसेंड प्रोग्राम। ओके, ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट है? ये देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑलराइट,
ये सब चीजें, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं खास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लैवेंडर के ऊपर इन्होंने क्या चालू किया है, पर्पल रेवोल्यूशन चालू किया है। ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन इन्होंने चालू किया है। ये देखिए, CSR IIM, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, बट ये 0.1%, 0.1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में इनकी मदद से चालू किया गया था। तो ये सब उनकी सक्सेस स्टोरी वगैरह बता रहे हैं। ठीक है, अरोमा मिशन, यही सब चीजें बेसिक हैं। देखिए, हाँ, फेज 1 में जो है वो 6000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर फोकस किया गया, 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर अक्रॉस द कंट्री। मोर देन 44,000 पीपल हैव बीन ट्रेन्ड इन दिस प्रोग्राम। सेकेंड फेज ऑफ अरोमा मिशन में क्या लाया गया है, इट इज प्रपोज टू एंगेज 45,000 स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज with the aim of benefiting 75,000 फार्मिंग फैमिलीज ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट स्कीम, विज्ञान ज्योति स्कीम। ये देखिए, विज्ञान ज्योति स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर विज्ञान ज्योति स्कीम लाई गई। ठीक है, फरवरी 2022 में। इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन 100 स्कूल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में लाया गया है। और ये जो विज्ञान ज्योति स्कीम जो है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स के लिए, और स्पेशली इसमें भी रूरल और ट्राइबल गर्ल्स के लिए इसमें आइडेंटिफाई किया गया है स्कीम को। और किस में इंकरेजमेंट करने के लिए कि ये जो यंग लड़कियां हैं उनको स्टेम फील्ड्स में फोकस किया जा सके। स्टेम यानी क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन फील्ड में इनको प्रमोट किया जा सके। इसको, इस स्कीम को किसके अंडर प्रमोट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर जो बॉडी होगा वो नवोदया विद्यालय होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, विज्ञान ज्योति के अंडर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2019 एंड 20 एट द स्कूल लेवल, जहां पर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स जो होंगी 9 से लेकर 12th क्लास तक की, उनको एंकरेज किया जाएगा कि आप स्टेम फील्ड में आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, ऐसी लड़कियों को बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप ये सब मुहैया कराई जाएंगी PhD लेवल तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी, नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी, नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी देखते हैं जरा। नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी, जियो का मतलब होता है भूमि, स्पाशियल मतलब होता है स्पेस। तो सैटेलाइट से आप भूमि की, धरती की ओर देखते हैं और जो भी मैपिंग वगैरह करते हैं उसे जियो स्पाशियल कहा जाता है। ओके, उसे जियो स्पाशियल कहा जाता है। ऑलराइट, देखते हैं जरा। नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी कमिटमेंट था ताकि हमारे देश में इंक्लूजन एंड प्रोग्रेस हो सके थ्रू लोकेशनल डेटा एंड रिलेटेड सर्विसेज। 13 फरवरी 2024 की बात। ठीक है, तो नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 में लाई गई और इसको स्कोप को एक्सपांड किया गया ऑल अक्रॉस द कंट्री, इंप्रूविंग सर्विसेज, सिटीजन सर्विसेज रैपिडली एंड इंक्रीजिंग इट्स रीच टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ओके, ये देखिए, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कॉर्स नेटवर्क है, लॉन्च किया गया सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया ने 2.8 लाख विलेजेस को ड्रोन फ्लाइंग सिस्टम के अंडर, स्वामित्व स्कीम के अंडर कवर किया गया है इन आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटका। ओके, ये स्कीम देखते हैं प्रॉपर हम लोग।
हम्म हम्म हम्म। ये देखिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस नेशनल जियोस्पाशियल पॉलिसी टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो देखिए, ये जो गूगल मैप्स जो आप लोग ने देखा होगा, गूगल मैप्स, गूगल अर्थ वगैरह, तो ये सब वैसा ही है। ठीक है, आफ्टर लिबरलाइजिंग द यूज ऑफ जियोस्पाशियल डेटा पॉलिसी फरवरी में लास्ट ईयर, यानी क्या 2021 में लाए थे, तो अब सरकार ने नेशनल जियोस्पाशियल पॉलिसी लेके आए हैं। ओके, 13 ईयर गाइडलाइन का एम है टू प्रमोट द कंट्रीज जियोस्पाशियल डेटा इंडस्ट्री, जिससे लोग क्या ज्यादा बेहतर तरीके से अलग अलग एप्स बना सके लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, besides developing geospatial infrastructure skill and knowledge standards business, among others, the policy aims to develop high resolution topographical survey and mapping and high accuracy data elevation model for the entire country by 2030. ठीक है, the policy takes it further by laying down overarching framework for holistic development. ठीक है, इसमें विजन, गोल्स वगैरह सब चीजें दी गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी विल सीक टू डेवलप a national geospatial policy and enable easy availability of data to businesses and general public. By 2025, the government will seek to put in a place of legal framework that supports liberalization of the geospatial sector, democratization of data for enhanced commercialization with value-added services. The government will also look to improve availability and access of better location data for companies including private organizations by 2025. Government will also look to establish integrated data and information framework under which geospatial knowledge infrastructure GKI will be developed. 2035 के हमारे गोल्स क्या हैं? जियोस्पाशियल डेटा को इंक्लूड किया जाए, मैपिंग द सब सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेजर सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट bathymetric geospatial data resources and economy of inland waters and sea surface topography of shallow and deep seas। यानी क्या, शहरों को मैप करना, सड़कों को मैप करना, समुद्रों को मैप करना, ब्लू इकोनॉमी वगैरह को सपोर्ट करना। ओके, टू अचीव दीज गोल्स नेशनल जियोस्पाशियल पॉलिसी डिटेल्स, उसमें सब चीजें देके रखी हुई हैं। ज्यादातर हम लोग डिटेल आगे हम लोग उसमें देखेंगे, अभी इसमें नहीं। ठीक है, मेंस के टाइम पे। और वेल डिफाइंड कस्टोडियनशिप मॉडल एंड डेटा सप्लाई चेन वगैरह देखी गई है। ठीक है, पॉलिसी ऑल्सो आउटलाइंस द क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी जियोस्पाशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी GDPDC which will offer details regarding the use of geospatial data in governance across specific ministries. It will also promote national digital twin. ये national digital twin क्या है? Which refers to an ecosystem of high resolution data to promote connected digital twins among private businesses with secure and interoperable data sharing. Okay, national digital twin ये क्या है देखते हैं जरा। national digital twin, नेशनल डिजिटल ट्विन क्या है? ये तो ब्रिटेन का आ गया। हम्म
तो ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस, सर्विसेज एंड कस्टमर्स टू हैव सीमलेस वर्चुअल इंटरैक्शन, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, रियल टाइम हर एक चीज मॉनिटर कर सके। ओके, ज्यादातर हम लोग मेंस के टाइम पे देखेंगे, अभी नहीं। तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रियल टाइम मतलब सब मॉनिटरिंग वगैरह के लिए काम आती है, एआई एनालिटिक्स वगैरह ये सब चीजें देखी जाएंगी, और फिर बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो अर्बन प्लानिंग, ऑटोमेशन और ये सब के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, ये इस बार का ये जो है नेशनल स्टार्टअप वो डे वगैरह है जो 16 जनवरी को, उसका बस ये थीम याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनाइट पोटेंशियल, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, यार ये सब मेंस का बात है, इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, प्रीलिम स्पेसिफिक हमें बात करनी है। ठीक है, ये देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्विन ऑफ बिग सिटीज बनाने का ये बात साइन किया है। ये देखिए, aligning with the goals of national geospatial policy to create digital twins major cities and towns, custodian of maps in its first of its kind initiative। तो ये बस याद रखना, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी ये सब सर्वे ऑफ इंडिया करवा रहा है। ठीक है, डिजिटल ट्विनिंग of urban areas will help not only in policy planning but also in disaster management। okay, तो ये डिजिटल ट्विन्स होते क्या हैं, पहले देखते हैं जरा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये देखिए, aligning with the national geospatial policy goal to create digital twins of the country's major cities and towns by 2035, सर्वे ऑफ इंडिया ने कस्टोडियन, जो इंडिया के मैप वगैरह का कस्टोडियन वगैरह है, इनसे पूछे बिना आप वो सर्वे अपना मैप वगैरह नहीं छाप सकते। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव साइंड एन एग्रीमेंट विद एन इंडियन प्राइवेट मैपिंग कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल, ठीक है, टू मिरर अर्बन लैंडस्केप एंड फिजिकल एसेट्स विद प्रिसाइज डिटेल्स एंड प्रोड्यूस देयर 3 डायमेंशनल मैप्स। मतलब क्या है, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी कोई शहर को सही तरीके से सैटेलाइट डेटा के तरीके से उसका डिजिटल उसका कोर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको बेहतर अर्बन प्लानिंग वगैरह करवा सके। जेनेसिस इंटरनेशनल याद रखना प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, द डिजिटल ट्विनिंग ऑफ अर्बन एरियाज विल हेल्प नॉट ओनली इन प्लानिंग बट ऑल्सो एंड पॉलिसी मेकिंग बट ऑल्सो इन डिजास्टर मैनेजमेंट एट इट विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑन vulnerability aspects of properties and infrastructure through digital terrain surface models. The company has so far built digital twins of अयोध्या, धारावी स्लम, कोची, कानपुर एक्सेट्रा। तो डिजिटल ट्विन्स हैं क्या, वर्चुअल रेप्लिका, पूरा का पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा का पूरा शहर का मैप वगैरह बना दिया जाए। that lies at the core of the new digital revolution. It can facilitate better decision making for all kinds of facilities and services in urban areas, including traffic planning, real estate development, revenue, property tax collection, and ecological planning. The twin digital copy of physical assets which also help in policymakers understand how infrastructure will function in different situations such as high footprints events, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह, जब बहुत ज्यादा मतलब लोगों का आवाजावन होते रहता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, तो ये सब चीज है। तो जेनेसिस इंटरनेशनल को ये सर्वे नेटवर्क का ये सब डेटा वगैरह मिलेगा, 900 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, ज्यादातर हम लोग मेंस के टाइम पे देखेंगे। समझ में आ गया आप लोग को?
तो हमारे देश में जो जियो स्पाशियल पॉलिसी है ये किस किस के ऊपर फोकस करेगी? इसका 13 ईयर का गाइडलाइन सिस्टम है 2022 से लेकर 2035 तक, ठीक है। इट विल प्रमोट कंट्रीज जियो स्पाशियल डेटा इंडस्ट्री एंड डेवलप अ नेशनल फ्रेमवर्क टू यूज सच डेटा फॉर इंप्रूविंग सिटीजन सर्विसेज एंड मोर। थीम्स, इसका थीम्स क्या रहेगा? अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, तमाम। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लोग मुहैया कराएंगे? जियो स्पाशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जीकेआई, जिसकी वजह से वो लोग नेशनल डिजिटल ट्विन जेनेसिस इंटरनेशनल की मदद से वो लोग कर पाएंगे। देखिए ईयर 2030 तक इनके क्या गोल हैं? हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक सर्वे एंड मैपिंग वगैरह देना 5 से 10 सेंटीमीटर तक फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, और 50 से 100 सेंटीमीटर तक फॉरेस्ट और वेस्टलैंड के एरिया वगैरह कवर करना, ठीक है। यानी क्या मैपिंग वगैरह और अच्छे से हो सके और अच्छी तरीके से डिजिटल नॉलेज वगैरह हासिल हो सके। हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल फॉर द एंटायर कंट्री, 25 सेंटीमीटर फॉर प्लेन एंड 1 to 3 मीटर फॉर हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, एनहांस कैपेसिटी, स्किल्स एंड अवेयरनेस टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। 2035 तक क्या गोल है? हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेसी, बैथीमेट्रिक, बैथीमेट्रिक वो है समुद्री, ऑफ geospatial data of inland waters and sea surface topography of shallow deep seas to support blue economy, ठीक है। सर्वे एंड मैपिंग ऑफ सब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेजर सिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर वो जियो स्पाशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी, जीडीपीडीसी, जीडीपीडीसी भी बनाई जाएगी ताकि वो सब ये बात संभाल ले, ये सब चीज का डेटा प्रमोशन करने का वो लोग काम कर सकें। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एकेडमिक रिसर्च, एनजीओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए सब चीजें और बेहतर हो सके, ठीक है, हम लोग बेहतर प्लानिंग कर सके अपने शहरों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, तो 18 सितंबर 2020 को नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन लाया गया। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब क्या? जो कपड़ा वगैरह के अलावा दूसरे काम धंधों में यूज किया जावे। तो ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स कौन सा होता है? मच्छी पकड़ने का नेट हो गया, फिर बाद में बोरियों में या जो मतलब जो ये सब ये सामान रखा जाता है तो वो भी कपड़ा हो गया, या तो फिर कोई ऐसा मतलब क्या कुछ कवर वगैरह बनाने के लिए कुछ नायलॉन वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी कोई भी मतलब क्या फाइबर्स, जैसे कोई भी टेक्सटाइल्स जिसको पहनने के अलावा दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जावे, ठीक है, ये कौन से होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये 4 साल का पीरियड है, 2020-21 से लेकर 2023-24, 1480 करोड़ का इसका लेआउट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1000 करोड़, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट 50 करोड़, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किलिंग 400 करोड़, और एक्सपोर्ट प्रमोशन 10 करोड़ एंड बैलेंस 20 करोड़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। The focus of this mission is to developing on usage of technical textiles in various flagship missions programs of the country including strategic sectors. Strategic sectors यानी डिफेंस वगैरह हो गया ये सब चीजें। To use the use of technical textiles in agriculture, aquaculture, dairy, poultry, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में जैसे कि कैसे डॉक्टर लोग के मतलब ये मास्क वगैरह इस्तेमाल करने में हो गया कि नहीं, ये सब चीजें, फिर वो कचरे के बैग्स वगैरह कुछ बनाने में, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता रहे। ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट इकोनॉमी, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हायर इनकम टू फार्मर्स per acre of land holding in addition to promotion of manufacturing and export activities in India. The use of geotextiles in highways, railways and ports will result in robust infrastructure, reduce maintenance cost and higher life cycle of the infrastructure assets. ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो है तो इसको कौन लेके आए? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स लेके आई, ठीक है।
50,000 लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, ठीक है। एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स वगैरह किया जाएगा। आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू इंक्रीज 16 बिलियन। हमारा जो मार्केट साइज है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का 2018-19 उसको 40 बिलियन तक कर दिया जाए 2023-24 तक। टू एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 10% पर एनम, ओके। ये हो गया। फिर नेक्स्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी देखिए, ये नेशनल टेक्सटाइल मिशन जो है उसमें अ सब कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मटेरियल्स, particularly for agro textiles, geo textiles and medical textiles. It will also develop suitable equipment for environmentally sustainable disposable of used technical textiles with emphasis on safe disposal of medical and hygienic wastes and hygiene wastes. हो गया ये सब चीज। 6 कोर्सेस अलॉट किए जाएंगे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को बोल के फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन द सेक्टर, ओके। बढ़ते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री इन फेज्ड मैनर। तो डीपीआईआईटी ने रिलीज किए हैं फंड कितने, 9,899 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ दिया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए, अगस्त 2023 का खबर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है, जहां से वो रेलवे जाती है, जहां से वो हाईवे जाता है, उसके इर्द गिर्द अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज बन जावे कि एक प्रोडक्ट, लेट से अगर आपको कार बनानी है तो बाजू में एक इंडस्ट्री, एक को टायर बनावे, दूसरे साइड चेसी बनावे, तीसरे साइड फ्यूल टैंक बनावे, चौथी साइज आपको पेंट वगैरह, मतलब पूरा का पूरा वो कॉन्ग्लोमरेट बन जाना चाहिए अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक ही साथ। मैं आपको मैप बताऊंगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड प्रपोज्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज of approved projects are given below. As per the approved institutional and financial structure of the industrial corridors, the Government of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust NICDIT provides funds as equity debt for the development of world-class trunk infrastructure in the industrial node regions under industrial corridors, and the states are responsible for making contiguous and encumbrance land free parcels. Encumbrance, ENCRUMBRANC, एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट एनकम्बर्स, समथिंग बर्डनसम, यूजलेस, सुपरफ्लस, बर्डन, हिंड्रेंस, ठीक है। यानी कि क्या, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्टेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि कंटिग्यूअस, एक लगातार एक बड़ा सा लैंड का इलाका, और जिसमें कोई भी लैंड एक्विजिशन में, फ्री लैंड पार्सल एक्वायर करने में इंडस्ट्रीज के लिए किसी भी टाइप की कोई भी यूजलेस ऑब्स्टेकल वगैरह ना आवे। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द एलोकेटेड फंड्स 31 जुलाई 2023 तक डीपीआईआईटी ने हैज सैंक्शनड एंड रिलीज फंड्स अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। कौन कौन से हैं जरा देखिए, ठीक है, ये सब का भी नोट्स बनाइए, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मुद्दे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई, कोची कोयम्बतूर, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु, ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बात सबको समझ में बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप धीरे धीरे पॉज करके आराम से ये सब नोट्स बना सकते हैं।
दिल्ली मुंबई में विक्रम उद्योगपुरी टाउनशिप इन उज्जैन मध्य प्रदेश, इंटीग्रेटेड टाउनशिप एट ग्रेटर नोएडा। ये सब चीज आप देख सकते हैं, बेसिक, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सब मेंस के मुद्दे हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया बस दिमाग में बिठा लो, ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं। ठीक है, मैप देख लेते हैं। हम्म हम्म हम्म। ये देखिए बेटा, आप क्या कीजिए, ये मैप प्लॉट कर लीजिए एक अलग से बना के, स्टेंसिल से बनाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सिटीज हैं? अमृतसर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, वारंगल, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बंगलुरु, कोच्चि। ठीक है, इसके अलावा तमाम ये सब तो हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इनिशिएटिव। हम्म तो ये ओरिजिनल जो स्कीम है, ये यूपी की सरकार लेके आई थी बाद में, और ओरिजिनली ये स्कीम है जापान की। ठीक है, फिर जापान से इंस्पायर्ड यूपी ने किया, और फिर यूपी से इंस्पायर होके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ये किया। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक खास चीज होना चाहिए जो वो लोग बनावे, और उसको जीआई टैग की तरफ प्रमोट भी करे देश विदेश में, जिससे अच्छा पैसा आवे। ठीक है, तो इसमें क्या माइलस्टोन हमने ऑब्टेन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये कहना है कि हम लोग 50 एग्रीगेटर्स एनलिस्ट कर चुके हैं ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए। जनवरी 2024 का न्यूज। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज सक्सेसफुली एनलिस्टेड ओवर 50 एग्रीगेटर्स टू परस्यू द गोल ऑफ यूनाइटिंग organizations dedicated to brand India. The 50th aggregator being Ayurvedic wellness company Forest Essentials. तो ये सब क्या है? ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगी इनसे, थोड़ा सा खुद का मार्कअप लगाएंगी और फिर बेचेंगी। ठीक है, तो ओडीओपी ये 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है आज की तारीख में, 160 जिलों में। ठीक है, origin of the ingredients in the produce they produce establishing a distinct identity and fostering awareness from promoting hmm, from promoting from honoring the women pashmina weavers of Leh Ladakh and the skilled bamboo artisans in West Bengal Tripura to embracing Ajrak clusters of Kutch Gujarat। ये सब आपको, ये सब इसमें आ सकता है मैच द कॉलम में। ठीक है, ओनली वन राइट, ओनली टू पेयर राइट, ये सब चीज याद रखना। वायनाड केरला, द कलेक्टिव ऑफ ओडीओपी एग्रीगेटर्स इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू डाइवर्सिटी। ओके, ये चीज है। और मन की बात में भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। और ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं क्या है ये। है क्या ये?
इंडिया ने दिसंबर 2023 में, ठीक है, 27th, ठीक है, WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, दुनिया का सबसे बड़ा, 1000 अटेंडीज, 50 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज वगैरह ने भाग लिया। देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया, ये एक हमारा प्रोग्राम है, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, ठीक है, और the current president of the World Association of Investment Promotion Agencies WIPA under the aegis of Department of Policy of Industry and Internal Trade is set to host the 27th World Investment Conference दिसंबर 11 से लेकर 14 तक, और at the India International Convention and Expo Center यशोभूमि दिल्ली, ठीक है। इस साल का जो थीम है वो क्या रहा है, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस, पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। थीम वीम याद रखिए, एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किसका है, इट इज एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ वाइपा। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एनजीओ टाइप का कुछ है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ना। और ये देखिए, spanning over 4 days, World Investment Conference is said to be the largest WIC ever, with participation from more than 1,000 attendees and 50 IPS and various multilateral agencies. Some of the marquee sessions include a meeting of IPS of G20 nations and IPS of G20 Compendium on Sustainable FDI, meeting of World Investment for Development Alliance, WIDA, okay। अब ये WIDA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट अलायंस, WIDA है क्या, इट इज अ कोलिशन, कोलिशन गठबंधन किसका, 13 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग अंक्टैड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनेस्कैप और वाइपा। वाइपा एक टाइप का एनजीओ लग रहा है, आप लोग देखिएगा ज्यादा और डेप्थ में, ठीक है। और एक राउंड टेबल, इंडिया अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी पॉइज्ड फॉर फास्ट ट्रैक ग्रोथ। Invest India may also release white papers on key topics such as e-commerce, electronics, sustainable textiles and responsible AI. Okay, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो ओडीओपी इनिशिएटिव, तो ये जो ओडीओपी इनिशिएटिव है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द ओडीओपी इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ओडीओपी इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, इनिशिएटिव ऑफ डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ये इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो ओडीओपी इनिशिएटिव जो है हमारे देश में, ये होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह लेकर आता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज, SEPCs, एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज, DEPCs have been constituted in 36। मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाई गई हैं स्कीम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, कभी आया था ये, अगस्त 2022 में, ठीक है। इसको सेंट्रल लेवल पे इसको ये 2018 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने लेके आया, और बाकी इसने इसको अलग अलग मतलब एजेंसीज ने 2022 तक इसको एक्सेप्ट किया। सो फार 5 एज ऑफ 2022 है ना, हाँ 2022, वर्तमान में क्या हालात हैं, 557 districts export plans have been prepared in about 218 have been adopted by DEPCs, ठीक है। ये सब चीज है, और अलग अलग टाइप के उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, देखते हैं जरा, सिर्फ देख लीजिए, मैं दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ओडीओपी लिस्ट, देखते हैं जरा। हम्म
ऐसा कुछ है नहीं। ये देखिए, मतलब हर जगह से अलग अलग चीजें हैं। तो आंध्र प्रदेश से ग्राउंड नट, टोबैको, टोमेटो, ये सब चीजें, मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ मिलते रहता है। देखो सब कुछ तो याद रखना कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि याद भी रहेगा नहीं। आपको आपके होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट जहां पर भी आपकी पैदाइश हुई है, आप कहीं से भी आए हो कहीं भी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जहां पर पैदाइश हुआ है वो स्टेट और वो जिला, वहां पर से ऐसा कोई भी ओडीओपी प्रोडक्ट है क्या, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना जरूरी है। इंटरव्यू स्पेसिफिक याद रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू की बातें इंटरव्यू में करेंगे हम लोग, इंटरव्यू के मेंटोरशिप में अभी नहीं, ठीक है। ओडीओपी प्रोजेक्ट जो है हमारे देश में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, पीएमएफएमई स्कीम के अंडर लिया गया है। पीएमएफएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आउटले ऑफ 10,000 करोड़, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अंडर ओडीओपी स्कीम, ठीक है। ये सब चीज, तो इसमें क्या क्या फोकस किया जाएगा। सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स based micro food processing enterprises for market study and product standardization, packaging material, quality control, food safety, adherence for consumer retail, sales, warehousing and storage rentals, marketing and promotion, etc. ठीक है। अंडर द क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट ऑफ द पीएमएफएमई स्कीम 62,282 लोन्स हैव बीन सैंक्शन टिल डेट। किस किस को, 61,796 बेनिफिशियरीज को फायदा मिला है, 34 एफपीओ को फायदा मिला है, 433 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 19 प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फायदा मिला है, ठीक है। तो ये बस एक रफ आइडिया, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां मिला है, महाराष्ट्र वालों को मिला है, ठीक है। हाँ, एम्पीडा 50 ईयर्स। बहुत पुराना है। ये देखिए, एम्पीडा मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि हमारे देश में अपीडा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाली, एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वैसे मरीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या है, एम्पीडा हैड अशर्ड, उसके 50 इयर्स हो गए हैं और वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है, ये सब चीज कर रही है, ठीक है। तो 2021 में एक मिनट, हाँ, 25 अगस्त 2021 को इन्होंने ये सेलिब्रेट किया, ठीक है। ये एक मिनट इसका देखते हैं। हम्म, ठीक है। ये देखिए, 1972 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी। स्टैट्यूटोरी बॉडी मतलब क्या, एक कानून पारित करके, एम्पीडा एक्ट, ठीक है। इट इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट गोल्डन जुबली ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस with India's marine exports touching 1.4 million tons, 57,586 करोड़, जो कि, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 35,523 टन थे एट द ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन, ठीक है। ये चीज है।
हम्म, बस यही ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन इस मीटिंग में ये मार्क किया गया कि 20 मार्केट्स लाए जाएंगे फॉर आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, प्रिपेयर स्टेट वाइज। ठीक है, 20 मार्केट्स को आइटम्स में प्रमोट किया जाएगा ताकि 90% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स को ये प्रमोट किया जा सके। अभी एम कर रहे हैं हम लोग कि 20 बिलियन हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या हो जावे, एक्सपोर्ट टारगेट्स हो जावे, ये सब चीजें। फिर नेक्स्ट पर्वतमाला स्कीम। नेक्स्ट है पर्वतमाला स्कीम। तो पर्वतमाला स्कीम दिखती कैसी है, देखिए। हम्म, पर्वतमाला स्कीम का सिंपल सा मतलब यही है कि क्या किया जाएगा। हाँ, ये वायर्स वगैरह लगाए जाएंगे और ये केबल्स के जरिए ऐसी ये जो रोपवे कार्स जो होती हैं, ठीक है, तो इनको ही पर्वतमाला का सिस्टम एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर यहां से मतलब ये सब टूरिज्म वगैरह के प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये सब चीजें। हम्म, पर्वतमाला एन एफिशिएंट एंड सेफ ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, फरवरी 2022। ठीक है, तो हिली रीजन्स में ये इसको प्रमोट किया जाने वाला सिस्टम अभी काम किया जा रहा है। द रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आर लिमिटेड इन दीज एरियाज while the development of road network has technical challenges। तो यहां पर रोपवेज एज अ सेफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मोड फोकस किया जा रहा है। Government has decided to develop ropeways in hilly areas of the country. The Ministry of Road Transport and Highways North, ठीक है, has been so far been responsible for development of highways and regulating road transport sector across the country. However, in February 2021, the Government of India Allocation of Business Rules 1961 was amended, which enables the ministry to look after the development of roadways and alternate mobility solutions। ठीक है, इससे क्या होगा, एक रेगुलेटरी रेजिम बन जाएगी और मिनिस्ट्री को ये सब चीजें करने में फायदा भी होगा, रिसर्च कंस्ट्रक्शन वगैरह प्रमोट किया जा सकेगा। इसको ही हमने क्या बोला है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको ही क्या बोला गया है, पर्वतमाला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा। ठीक है, और ये सब वहां होगा जहां पर हिली एरियाज है और वहां पर नॉर्मल रोड कनेक्टिविटी मौजूद ही मतलब है ही नहीं और पॉसिबल भी इतना नहीं है। It announced contracts for 8 ropeway projects for a length of 60 kilometers, which would be awarded in 2022-23. The scheme is being presently started in regions like Uttarakhand, Himachal, Manipur, Jammu and Kashmir and other northeastern states. फोकस किस किस के ऊपर है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक है, फास्टर है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, एक घंटे में 6 से 8 हजार लोगों को ये ट्रैवल करवा सकते हैं। बेनिफिट क्या है, आइडियल फॉर डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव टेरेन, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज स्लोप्स, लो फुट कार्बन फुटप्रिंट, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसी को जैसे हम लोग के देश में भारतमाला, सागरमाला ये सब सिस्टम है, वैसे पर्वतमाला भी चालू कर दिया गया है। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जी के लिए तो ये चालू अभी प्रोग्रेस में है। इसके अलावा और भी हिमाचल, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब में रोपवेज अभी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक स्वामित्व स्कीम हम लोग देख चुके हैं, वही डिजिटल मैपिंग स्कीम है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है,
तो स्वामित्व स्कीम जो है हमारे देश में, देखिए अगस्त 2023 का न्यूज है ये। द पायलट फेज, पायलट यानी सबसे इनिशियल छोटा फेज, पायलट फेज ऑफ स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 2020-21। द नेशनल रोल आउट ऑफ द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2021। स्वामित्व स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट of the Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department, Survey of India, etc. States need to sign Memorandum of Understanding with SOI for implementation of this scheme. So far, 31 states, union territories have signed MOU with SOI. As on 26th of July 2023, drone flying under Swamitwa scheme has been completed in 2,70,924 विलेजेस। ओके, इससे क्या प्रॉपर्टी कार्ड्स, लैंड डीड्स वगैरह सब प्रमोट की जाएंगी और सर्वे ऑफ इंडिया इसको फोकस कर रहा है। ये सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जरा चेक करते हैं। ये देखिए सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? सर्वे ऑफ इंडिया is India's central engineering agency in charge of mapping and surveying. It was set up in 1767, बहुत ही पुराना, सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में से एक। तो consolidate the territories of the British East India Company and it is one of the oldest engineering departments in the government of India. Its members are from Survey of India Service, कार्डर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। ये ज्यादातर वो सब वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह करके आते हैं। इट इज हेडेड बाय द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट हितेश कुमार मकवाना इज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कैपिटल, इसका मतलब हेडक्वार्टर्स किधर है? कैंट रोड, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। और एक किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकम्युनिकेशन ये सब नहीं, रोडवेज हाईवेज ये सब नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भूलना नहीं, ठीक है, ये चीज है। कमिंग बैक टू स्वामित्व स्कीम, तो मैप्स जनरेट किए गए हैं स्वामित्व स्कीम के अंडर। दे आर जियो रेफरेंस्ड, कैप्चरिंग डिजिटल इमेजेस ऑफ प्रॉपर्टीज इन रूरल आबादी एरियाज, रूरल पॉपुलेशन एरियाज अंडर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज लॉन्च्ड M एक्शन सॉफ्ट। तो एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली नॉन यूपीएससी क्लरिकल सर्विसेज के एग्जाम्स में आ सकता है। M एक्शन सॉफ्ट एक कौन सा मोबाइल ऐप है, किसके लिए चालू किया गया? स्वामित्व स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। टू हेल्प इन कैप्चरिंग फोटोज विद जियो टैग्स, ठीक है, फॉर वर्क्स व्हिच हैव एन एसेट एज एन आउटपुट। जियो टैगिंग ऑफ द एसेट्स इज डन इन ऑल द 3 stages, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, during the work and after the completion of the work. Geotagging has been made mandatory for assets created under 15 Finance Commission fund and all the Panchayati Raj institutions have been onboarded the M Action Soft application. Okay, very important. तो ये याद रखना 15 फाइनेंस कमीशन ने सीधा सीधा बोल के रखा है कि अगर ये जियो टैगिंग नहीं होगी एसेट्स की, हम लोग पैसा देंगे ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3D मैप वगैरह सब बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम, कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। कहां तक?
31/3/2026 तक। तो फरवरी 2022 में ये रिपोर्ट छपी थी। क्या? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम 2026 तक। ठीक है, ये चीज है। का आउटले कितना है 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 3179 करोड़। ये सीडी स्कीम है क्या? इट इज एन ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ, देखो दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक होती है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर मतलब क्या? कंप्लीटली सेंटर ही पैसा निकालती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? थोड़ा हम थोड़ा आप निकालो। सेंटर ज्यादा निकालता है, 60-70% निकालता है, स्टेट्स 30-40% निकालते हैं। थोड़े गरीब स्टेट्स हैं तो और कम 15-20% ही वो लोग निकालते हैं, बाकी 80% सेंटर देता है। वो चेक करना आप लोग अपने हिसाब से, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The scheme comprises of central capacity development main scheme under two sub schemes, support for statistical strengthening and economic census. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो कौन से इसके मेजर स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट्स हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये सभी तमाम ये सब चीजें हैं। Support for statistical strengthening is an ongoing sub-scheme of CD scheme which aims to improve the statistical capacity and operations of state statistical systems for collecting, compiling, disseminating, ये सब चीज। ज्यादा ऐसा कुछ टेंशन है नहीं, बेसिकली इकोनॉमिक सेंसस वाला डेटा है सब काम करने का, ये स्कीम है। जिसमें आप ये भी देख लो, ये सब भी इसमें कवर्ड होगा। हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, फिर बाद में कंज्यूमर बास्केट, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे, फिर बाद में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कंज्यूमर प्राइस सर्वे, अर्बन फ्रेम सर्वे, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब तमाम चीज। ओके, सागर परिक्रमा स्कीम नेक्स्ट। ये देखिए, अब ये स्कीम है क्या? सागर परिक्रमा स्कीम है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने ये स्कीम चालू किया है। अब ये है क्या? इसके की फीचर्स क्या? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ये आप लोग चेक करना, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया 1983 में केंद्र सरकार ने चालू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, डीप सी फिशरीज के ऊपर सर्वे करना, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर फोकस करना। ठीक है, ये सब चीज FISI 1983। ठीक है, डीप सी फिशिंग स्टेशन 1946 में ये ओरिजिनली चालू हुआ था। रिसर्च एंड सर्वे ऑफ ट्रेडिशनल एंड डीप सी फिशिंग कहां पर है? कोलाबा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसमें कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, याद रखना। ठीक है, हमारे देश में ये देखिए, हमारे देश में मौजूदा हालात में ये देखिए, द लार्जेस्ट आउटपुट प्रोड्यूसर स्टेट्स आर आंध्रा 20%, वेस्ट बंगाल 15%, गुजरात 8%, केरला 7%, महाराष्ट्र 6% और तमिलनाडु 6%। 2014-15 का डेटा है, अभी का शायद अलग हो सकता है, आप लोग जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, हमारे मैक्सिमम इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन फिशरीज कौन कौन है? अमेरिका, आसियान, यूरोपियन यूनियन, जापान, मिडल ईस्ट और चाइना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे, ठीक है, ये सागर परिक्रमा यात्रा ये लाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लॉन्च की। ये बुक लॉन्च में था क्या, जरा देखते हैं। हाँ, ये देखिए, तो उन्होंने बुक लॉन्च की, सागर परिक्रमा।
ठीक है, ये देखिए, विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी श्री परषोत्तम रूपाल, सागर परिक्रमा एम्बार्क्ड ऑन अ मॉन्यूमेंटल मिशन। ठीक है, तो एक मार्च 2024 में सागर परिक्रमा नाम की जो ये परिक्रमा जो थी, ये जर्नी थी, इसके ऊपर बुक वगैरह लॉन्च की गई। ठीक है, वो देखते हैं क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक, क्या है, सागर परिक्रमा यात्रा के ऊपर फोकस करना, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, मैरीटाइम रूट इंडिया का हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड नोटेबल इंपैक्ट्स फ्रॉम ऑल द 12 फेजेस ऑफ सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा में 7 चैप्टर्स होंगे सागर परिक्रमा के, ओवरव्यू एंड डिटेल कवरेज ऑफ द जर्नी ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड की टेक अवे। एंटायर सागर परिक्रमा हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। तो सागर परिक्रमा फिशरमैन तक रीच होगी और उनको सस्टेनेबल ये फिशिंग वगैरह सिखाएगी। ठीक है, इंडिया फिलहाल, ठीक है एक मिनट, तो देखिए तो बेसिकली ये सागर परिक्रमा है क्या, हमारे देश में जितने भी कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर हमारे देश में ये जो फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब डिपार्टमेंट के ये जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम रूपाल, और यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन, और तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये 2 डे की जर्नी के लिए अलग अलग फिशरमैन और सब लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके मसले मसाइल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हाल फिलहाल में ये देखिए 12th फेज, अभी इसका तो 12th फेज चालू है। ठीक है, कभी का है ये जनवरी 2024 का, तो इससे पहले और भी मतलब क्या फेजेस हो चुके हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, मतलब अपने ये जो केंद्रीय मंत्रालय है वो सभी जगह पे जाके ग्राउंड के लेवल पे जाके लोगों से विचार विमर्श करेगा और लोगों के मतलब क्या प्रॉब्लम्स सब सुलझाने की कोशिश करेगा। ओके, आगे देखते हैं, ये देखिए, द 12th phase of Sagar Parikrama aims to resolve issues of fishermen and other stakeholders and facilitate their economic upliftment through various schemes covering coastal regions of West Bengal will kickstart on Wednesday। ठीक है, ये सब चीजें according to Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Ministry, the 12th phase will cover Digha, Shankarpur, सुल्तानपुर एट डायमंड हार्बर एंड गंगा सागर। यूनियन मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्ट्री जो ज्यादातर जितने भी मतलब डिग्निटरीज वगैरह सब वहां पर जाएंगे और वो लोग के साथ इंटरेक्शन करेंगे, फिशरमैन, फिश फार्मर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी बांटे जाएंगे। अब वेस्ट बंगाल की इतनी खास बात क्या है, 6 एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पर, डाइवर्स एक्वेटिक रिसोर्सेस है और 8 लाख से ज्यादा इनलैंड वाटर बॉडीज हैं और कोस्टल लाइन है 158 किलोमीटर की। There is a great diversity in fishery sector from cold water to marine and everything in between. Inland, brackish यानी क्या, छिछला पानी, और ये wetland. According to the ministry, the fishing industry is regarded as a rising star. ये सब चीजें center to सागर परिक्रमा यात्रा to understand the issues, experiences and aspirations of fishermen. The first phase जो था वो मांडवी गुजरात में मार्च 2022 में ये लाया गया था और so far 11 फेजेस में क्या क्या कवर कर चुके हैं लोग, गुजरात, दमन, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और ओडिशा। 11 फेजेस में सागर परिक्रमा यात्रा में इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट जर्नी ओवर न्यूमरस कोस्टल रीजन्स कन्फ्रंटिंग वेरियस हार्डशिप्स एंड एनकाउंटरिंग डिफरेंट कल्चर्स, द मिनिस्ट्री एडेड। ओके, तो ये सब चीजें, तो अभी फिलहाल क्या हुआ है, अभी फिलहाल इसी यात्रा के ऊपर, इसी भ्रमण के ऊपर सागर परिक्रमा एम्स टू फैसिलिटेट इंटरैक्शन विद फिशरमैन। तो तो इसके ऊपर एक किताब और डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह रिकॉर्ड की गई थी कि ये सब मतलब क्या प्रमोट किया जा सके कि हम लोग कैसे कैसे मतलब लोगों के ग्राउंड लेवल पे जाके ये प्रॉब्लम्स वगैरह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको ये निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये देखिए, with 8% in global fish production, India is the third largest fish producer, second largest aquaculture producer. ठीक है, देखो फिश प्रोड्यूसर मतलब क्या है, आप समुद्र से मच्छी पकड़े और आपने बेच दी, ये क्या है, फिश प्रोडक्शन। सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब क्या है, आपने टैंक वगैरह में फिशरीज मतलब किया और वहां पर मतलब ग्रो किया फिशेस को और उसको बेच दिया, वो हो गया प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोफेशनल तरीका। ठीक है, लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोडक्शन, श्रिम्प मतलब क्या, वो झींगा मछली आती है ना, ठीक है, वो प्रॉन्स टाइप की वो सब। और फिर बाद में फोर्थ लार्जेस्ट टॉप सी फूड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 12 फेजेस में ये किया जाएगा और 44 डेज में इसको कवर किया जाएगा। इट विल बी अ हिस्टोरिकल प्रोग्राम दैट विल मेटिकुलसली नेविगेटेड थ्रू द डाइवर्स कोस्टल टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया। टेपेस्ट्री का मतलब क्या, कोस्टल रीजन मतलब जो पट्टा। ठीक है, इंप्रेसिव कोस्टल लेंथ ऑफ 7986 किलोमीटर आउट ऑफ 8118 किलोमीटर। 3071 फिशिंग विलेजेस विजिट किए जाएंगे, 80 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट विजिट की जाएगी, मांडवी से लेकर गंगा सागर वेस्ट बंगाल में। तो ये 12वां फेज शायद से लास्ट फेज ही था। ठीक है, 5 मार्च से सब चालू हुआ और ये सब चीजें आप लोग ज्यादा कर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना बहुत हो गया। कल के लेक्चर में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, आज मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूं। ठीक है, ओके, सो विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज टुमारो। ओके, थैंक यू।